अच्छा जी, कल हमने जाते जाते एक सवाल किया था क्लास में। ये बिल्डिंग ऐसी थी जो 70% बिजनेस में यूज हो रही थी। अपना रजिस्टर निकाले, नजर ना रहा हो। बिल्डिंग ऐसी थी जो 70%, वैसे तो बुक में भी है अवेलेबल सोल्यूशन। बिल्डिंग ऐसी थी जो 70% बिजनेस में यूज हो रही थी और 30% पर्सनल यूज हो रही थी। अब मोहतरम एक बात जरा सोचनी है आपने कि अगर मैं, भाई इधर देख ले, आए हैं तो हाथ होगी, अगर मैं कोई बंदा एफिशिएंट बने और एफिशिएंट बन के कहे यार ये जो बिल्डिंग पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस, अच्छा ये जो इनटेंजिबल के लिए रूल पढ़ाया था ना, उसका रूल बिल्कुल अलग है। इनटेंजिबल को अलग देखिएगा, पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट वाला बिक जाए, उसका रूल बिल्कुल अलग है, उसको अलग तरीके से देखिएगा। उसको इससे कंपेयर करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होता है तो मैं खुद पहुंच जाता, उसको अलग देखिएगा, और वो बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। अच्छा, तो पहले साल डेप्रिसिएशन आनी है 425,000, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, और ये 6/12 की रिप्लेसमेंट है। लेकिन कोई लगाने वाला एक और फैक्टर भी लगा सकता है। वो फैक्टर ये है कि यहीं पे 70% कर दे इंटू 70%, यहीं पे 70% कर दे और कह दे यार 70% ही तो करना है, 14875 टैक्स वाले माइनस करने देंगे, तो 14875 को इधर लिख दे। लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि ऊपर कॉस्ट पूरे एसेट की पड़ी होगी और नीचे डेप्रिसिएशन 70% एसेट की माइनस हो रही होगी, फिर डब्ल्यूडीवी भी हिल जाएगी। तो डब्ल्यूडीवी हिलेगी तो आगे सारी कैलकुलेशंस हिल जाएंगी। इसलिए कैलकुलेशंस को खराब होने से बचाने के लिए ऊपर भी देखना जरूरी है। ऊपर जरा देखें, कैलकुलेशंस को खराब होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने डेप्रिसिएशन निकालते रहने। जब साल का एंड आ जाएगा या जब भी हमारे डेटे का एंड आ जाएगा तो उस डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, तोड़ो, तो उसको 70-30 कर देना है। उस डेप्रिसिएशन को क्या कर देना है, 70-30 कर देना है। ये इन द एंड करना है। ये तो पहली बात होगी। लेकिन ये जो इतनी सी बात है ना, कल मैंने आपको लॉ से नहीं पढ़ाई थी। ये जो अजीब सी बात मैंने जाते हुए की थी, ये इंशाल्लाह मैं रिपीट करता हूं। पहले इतनी सी बात जरा लॉ से पढ़ लें। इतनी सी बात से मेरी मुराद है ये जो क्वेश्चन 3 चल रहा है ना, पेज नंबर 137 पे, तो ये जो इतनी सी बात है ना, इसको लॉ से पढ़ लें कि डेप्रिसिएशन आई थी, उसे हमने क्या कर दिया था, बोले 70 और 30 कर दिया था। इतनी सी बात जरा लॉ से पढ़ लें। पढ़ें जी, पॉइंट 3 और 6। Where an asset is used partly in deriving income from business and partly for another use, the depreciation will be allowed on proportionate basis. जहां एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो तो सारी डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, या प्रोपोर्शनेट बेस पर। Where an asset is partly used in business and partly for another purpose, the depreciation shall be allowed on proportionate base. अगर कोई इनिशियल अलाउंस होता ना तो उसको 70-30 नहीं करते, सिर्फ किसको 70-30 करते हैं, डेप्रिसिएशन को। अगर कोई होता है इनिशियल अलाउंस, जैसे 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 हाँ वो पूरा माइनस करने की इजाजत है, सिर्फ डेप्रिसिएशन को। जैसे ये प्लांट है मिसाल के तौर पे, अब प्लांट थोड़ा सा घर में यूज हो रहा होता, थोड़ा सा दफ्तर में यूज हो रहा होता, तो ऐसी सूरत में फिर इनिशियल अलाउंस को 70-30 नहीं करना, ये पूरा माइनस करने की इजाजत होती। हाँ डेप्रिसिएशन, कल वाला सवाल याद होगा आपको, 700 रुपए का प्लांट था, तो डेप्रिसिएशन को 70-30 करने की इजाजत है। तो ये बात जरा डबल अंडरलाइन कर लें, द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन थोड़ा बेसिस, फुल बेसिस। तो टेस्ट में आपके 4 सेक्शन है, 21, 22, 23, 24, बस ये 4 सेक्शन है, 21, 22, 23, 24 कल के टेस्ट में। तो ये रनिंग में है इंशाल्लाह, आपके कोई मसला नहीं है। तो वेयर एन एसेट इज यूज्ड इन पार्टली डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर, बस ये लिखने की भी जरूरत नहीं, याद हो गई, 21, 22, 23, 24। वेयर एन एसेट इज यूज्ड पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर अनदर यूज, तो डेप्रिसिएशन विल बी, इस रो में जरा जगह बना दो, द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। डेप्रिसिएशन के टाइम पे आया करें, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। नेक्स्ट जी, अच्छा अब आगे देखें, WDV कैसे कंप्यूट करनी है ये जरा देखिएगा, बल्कि छोड़ें उसको, जो मैंने तस्वीर ली हुई है यहां से समझें। पहली बात मैंने क्या पढ़ाई आपको, द डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। दूसरी बात क्या पढ़ाने लगा हूं, दूसरी बात ये पढ़ाने लगा हूं, the WDV of the asset, the WDV of the asset shall be computed assuming asset is
the WDV shall be computed assuming asset is wholly used। क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो यहां तो हमने सारी डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है, तो the WDV shall be computed assuming asset is wholly used। लेकिन ऑब्वियसली यार जब वो WDV वगैरह निकलने को लाएगी तो एंड पे डेप्रिसिएशन को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप इसको ऐसे समझें कि मैं पहला बुलेट पहले पढ़ूं और दूसरा बुलेट बाद में पढ़ूं तो ये फिर ज्यादा अच्छा होगा। The WDV shall be calculated assuming asset is wholly used for। WDV निकालते हुए क्या एज्यूम करना है? एसेट सारा किसमें यूज हो रहा है? बिजनेस में। जब इतनी सी कैलकुलेशन करके फारिग हो जाएं, कौन सी वाली? ये सर्कल वाली। जब इतनी सी कैलकुलेशन करके फारिग हो जाएं फिर अगली लाइन पढ़ें, द डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन। WDV तो पूरी रख के निकालनी है लेकिन इन द एंड डेप्रिसिएशन किस बेस पे निकालनी है सिर्फ? तो आई थिंक कैलकुलेशन वाज वेरी इजी, थ्योरी समझ आ गई होगी आपको। कैलकुलेशन क्या है, पहले कॉस्ट की बेस पे पूरी कैलकुलेशन कर ली, बाद में डेप्रिसिएशन को तोड़ो तोड़ो कर दिया। अच्छा अगली बात यार थी अजीब सी, तो वो तो मैं आपको सजेशन दूंगा, बस इसको एक अजीब सी बात समझ के हमेशा के लिए याद कर लें। मसला क्या हुआ था यार? बस अब आप लोग किसी और नतीजे पे ना पहुंचेगा। मैंने तो इस तरह भी कैलकुलेशन करके देखी थी फिर भी यही जवाब आ रहा था। जो पैटर्न एक चल रहा है एग्जामिनर का, बेहतर है उसी पे सोल्यूशन दें वरना वो भी परेशान होगा, कहीं आपसे भी हैंडल ना हो। ओके अब जी डिस्पोजल के टाइम पे WDV कितनी थी? 100। ये जो भी थी 3 4 5 इस तक पहुंचते हुए कितनी डेप्रिसिएशन माइनस होगी हुई थी? सारी या 70%? कितनी माइनस होनी चाहिए थी? सारी या 70%? यहां तक पहुंचते हुए कितनी ज्यादा माइनस होगी हुई थी? जो माइनस होगी हुई थी इसको क्या कर दें? बस ये अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं पेज 137 पे बना लें, दिस सर्कल इज एनफ। और उर्दू के अंदर अगर आपने एक बात याद रखनी है ताकि हमें बात याद रहे, डिस्पोजल के टाइम पे बीबी को बढ़ा देना है। बोले घर में नहीं बोलनी ऐसी बातें, इधर ही बोल लें। डिस्पोजल के टाइम पे बीबी को बढ़ा देना है बस, ताकि ये बात हमेशा याद रहे। किस केस में? जब ऐसे पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। इससे ज्यादा इस पॉइंट पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, दैट इज एनफ। और ये इंग्लिश लिखी हुई थी, वेयर द एसेट इज 0.9, वेयर द एसेट इज पार्टली यूज्ड इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर द बीवी शैल बी बढ़ा। द बीवी शैल बी कितने से बढ़ा? बाय डिडक्शन नॉट अलाउड। अच्छा ये मैं आपको सवाल होमवर्क में दूंगा आज, सारे ये 13-14 सवाल हैं, आपका आधा घंटा लगेगा। इधर 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 देखें, ये 13वां सवाल है मिसाल के तौर पे। तो 13वें सवाल में आप क्या करेंगे? WDV पकड़ेंगे और इसको ऐड कर देंगे। क्लियर? ये क्या हुआ है? ये क्यों हुआ है? ये गलत लग रहा है। ये एक मिनट, इसको कर दें। ये पेज 140 पे आए, ये 97125 कैसे आ गया? ये तो टूटना चाहिए था 2 हिस्सों में, इसको तोड़े। ये कितना आएगा यार? 97125। 40% बिजनेस में यूज हो रहा है, 100% इन बिजनेस एंड इट वाज यूज। ओह हाँ 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 ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जबरदस्त सवाल है, आप सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इन द एंड क्या किया करेंगे आप? WDV में डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर दिया करेंगे और WDV में डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर देंगे। तो ये 2 सवाल जब आप क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, तो बस ये जरा मेरी डायग्राम से याद रखिएगा। WDV में क्या ऐड कर देना? डिडक्शन नॉट अलाउड। फिर क्या निकालना है? गेन या लॉस। ओके अच्छा जी, बस लॉजिक्स के ऊपर अगर किसी ने डिस्कशन की ऑब्वियसली मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। जो करना है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है। पॉइंट 13 में आ जाएंगे, अगला सफा पॉइंट है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल पढ़ेंगे। BTL लिमिटेड डिस्पोज वन ऑफ इट्स व्हीकल। BTL ने अपनी व्हीकल को क्या कर दिया? बेच दिया। इन टैक्स ईयर 2000 द व्हीकल वाज परचेज्ड इन टैक्स ईयर 2000। एक केस कॉस्ट ऑफ व्हीकल वाज। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गेन। एसेट का नाम बताएं, व्हीकल डेट ऑफ परचेज बताएं 2000। एक खुदा का खौफ करें यार, हद होगी। जाग के आया करें, अगर क्लास में आना होता है तो रात नींद पूरी क्या करें जी। बोलें किस साल खरीदा है? 2021 में। और बेचा? कुछ नहीं होता, इंसान है, मुंह से निकल जाता है, हद होगी। अच्छा तो 2021 में खरीदा, रिलैक्स आ गए। 2021 में खरीदा और 22 में बेचा। अच्छा अब डेट ऑफ परचेज बता दें। पुराने पाकिस्तान वाली है, यानी 1 जुलाई 20। यार 1 जुलाई, ये तो टैक्स ईयर 2021 तो 1 जुलाई 21 बन रहा है। वो तो 1 जुलाई 20 पढ़ा था हमने, तो ये तो ऑब्वियसली 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा है। तो अब क्या रूल लगेगा? इस लाइन को उंगली रख के मैं क्या बोलूं? 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा है, इसलिए खरीदने के साल में भी भाई होंठ हिलाएं अगर आए हैं, वरना बैठने का कोई फायदा नहीं। खरीदने के साल में भी 50% फैक्टर लगाएं और बेचने के साल में भी 50% फैक्टर लगाएं। खरीदने का साल कौन सा है?
बेचने का दोनों साल 50% फैक्टर लगाएंगे। अच्छा 21 में खरीदा और 22 में बेच दिया, कॉस्ट कितनी है जी? 3 मिलियन। 3 मिलियन सेल प्राइस है, कॉस्ट कितनी है जी? 28 लाख। तो 28 लाख वाली गाड़ी एक साल खरीदी और अगले साल कितने की बेच दी? 30 लाख की। अब मोहतरम एक मसला है यहाँ पे जो आपको आज पहली दफा बता रहा हूँ, भाई आपने भी सुनना है। हाँ, मसला ये है कि लॉ मेकर महंगी गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करता। साथ वाले को मुस्कुरा के देखिए, लॉ मेकर महंगी गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करता, ठीक है। अब लॉ मेकर कहता है यार महंगी महंगी गाड़ियां ना खरीदा करो। हमने कहा क्या मतलब, कितनी महंगी? असल में महंगी गाड़ी से होता यह है कि आप करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लेना तो आपने उसे करना डेप्रिशिएट है। जब आप उसे करेंगे डेप्रिशिएट तो डेप्रिसिएशन होता है खर्चा। जो खर्चा जब रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट खर्चे रिकॉर्ड करने से और टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए लॉ मेकर, बहरहाल लॉजिक को छोड़ने साइड पे फेंकेंगे, तो लॉ मेकर महंगी गाड़ियां खरीदना डिस्करेज करता है। इसलिए आज के बाद अगर गाड़ी की प्राइस 25 लाख से ऊपर हुई तो हम कॉस्ट को काट के 25 लाख कर दिया करेंगे। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ शायद मैं कल बताऊं। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, नॉट फ्लाइंग फॉर हायर का मतलब भी कल बताऊं। द कॉस्ट ऑफ व्हीकल शैल नॉट एक्सीड, बस 25 लाख से महंगी गाड़ी नहीं हो सकती। अगर आपने खरीद ली है तो अब देखें क्या नुकसान होगा आपको, ये मैं आपको बताने लगा हूं। 25 लाख से महंगी खरीद ली है, चलें जी इसका सोल्यूशन करते हैं। कॉस्ट बताएं जी, 25 लाख। असल में ये आप अगर मैं करूं ना, ये मैंने सवाल से नहीं उठाया, ये लॉ में लिखा हुआ था। एज्यूम कॉस्ट कितनी लेंगे, वैसे हकीकत में कॉस्ट कितनी है आप बोलें? वो 28 लाख को डेप्रिशिएट करेगा, 50 लाख को डेप्रिशिएट करेगा, अगर 50 लाख की गाड़ी होती है करोड़ रुपए को डेप्रिशिएट करेगा, अगर करोड़ वाली गाड़ी होती है, या 25 लाख को डेप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर गाड़ी ही हम 10 लाख की खरीदें, वैसे पूछ रहा हूं, गाड़ी ही 10 लाख की खरीदें तो पागल तो नहीं है कि 25 लाख को डेप्रिशिएट करने दे, फिर तो 10 लाख को डेप्रिशिएट करने देगा, ठीक है। तो ये रूल गाड़ियों के लिए है, ये जो मैं रूल पढ़ा रहा हूं ये रूल गाड़ियों के लिए है। ठस ठस ठस, ये रूल सिर्फ 25 लाख से महंगी गाड़ियों के लिए है, ये रूल सारी गाड़ियों के लिए नहीं है मोहतरम। ये रूल सिर्फ किन गाड़ियों के लिए पढ़ाने लगा हूं? 25 लाख से। और अगर खरीदी ही 12-13 लाख की तो न्यूमेरिकल कहां से शुरू करें? 12 या 13 लाख जितने की भी कॉस्ट होगी। चलें फारिग करें सवाल को, सवाल में तो कोई जान नहीं है। लेस डेप्रिसिएशन बताएं जी। अच्छा इसको ना वैसे मैं आज बता दूं, इसको ना टैक्स डेप्रिसिएशन कहते हैं, बोले यानी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, इसे टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो व्हीकल के बारे में याद जरा पढ़ लें। व्हीकल पे हमने डेट ऑफ परचेज पे उंगली रख के कोई डिसीजन लिया, अब किस पे उंगली रख के डिसीजन लें? व्हीकल पे। तो व्हीकल इस काबिल नहीं है कि हम व्हीकल पर, इसलिए इसको पहले साल भी डेप्रिशिएट करें, अगले सालों में भी डेप्रिशिएट करें। व्हीकल के लिए रेट क्या डेप्रिसिएशन का? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। ये आपने याद नहीं करना क्योंकि ये पेपर में दिया होता है। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। लेकिन खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाना है। ओ भाई बीबी जल्दी निकालें जी, बोलें 23125000 लेस डिप्रिसिएशन। अच्छा ये किस साल की थी? 2321 के साल की। आप किस साल की निकालो? 22 की, क्योंकि खरीदा 21 में है और बेचा 22 में है। ये कसम तो नहीं खाई हुई, कल लेटर निकालूंगा, जान चली जाएगी कल लेटर निकालूंगा। अच्छा नहीं, WDV बोले 2312, सवाल नहीं सुनते, जो निकाल के बैठे होते हैं ना वो बोलते हैं। डेप्रिसिएशन निकाल के बैठे होते हैं, मैंने कहा WDV निकाल, इनटू पेपर में भी इसी तरह रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अच्छा इस तरह का सवाल तो सर ने क्लास में कराया था, तो ये रिक्वायरमेंट थी, इनटू 50%। ये किस साल की डेप्रिसिएशन है? 23/2022 की। 438 3906 क्या आ रहा है? 6.62.5 आ रहा है। ऊपर कहाँ 5 है? 8 को राउंड किया था, ये कितना था? 7.5 है तो फिर 8 आएगा बिल्कुल, और नीचे भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, 10 में से 8 माइनस करें 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 3 ओके। अच्छा यहाँ पे एक बात करनी थी, हाँ मोहतरम बात ये करनी थी कि
ये पास का तजुर्बा है कि ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं ना, ऑनलाइन वाले, ये अक्सर सवाल पूछते हैं। ऐसे ही मैं ना बात कहीं और लेके जा रहा हूँ, पेज 136 पे, 137 पे, पहले जरा देख लें। ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 1 आपने करवाया था, उसमें तो आपने बेचने के साल में 50% नहीं लगाया था। क्वेश्चन 1 आपने कराया था, उसमें तो बेचने के साल में 50% नहीं लगाया था। ऐसे ही सवाल पूछते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोगों को ये समझ है, आप लोग जवाब दे सकते हैं इस बात का। तो मैं बस छोटा सा मैसेज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ डेट ऑफ सेल बता दो क्या थी, फिर वो हंसने लग जाते हैं। ओ भाई बेचा ही नहीं सवाल में, और बेचा तो, और सवाल में लिखा हुआ है बस 21, 22 और 23 की डेप्रिसिएशन निकाल दो। सवाल में बेचे तो बेचने के साल में 50-25% लगाना है, जो सवाल का आखिरी साल होगा उसमें लगा दिया करना है। उस सवाल की रिक्वायरमेंट के आखिरी साल में नहीं 50% लगाना फैक्टर, ये साल 50% फैक्टर लगाना है। बेचने के साल में तो नो सेल यार, नो डिस्पोजल। इस सवाल में कोई डिस्पोजल नहीं हो रही। एंड इफ यू कम इन क्वेश्चन 2 देन देयर इज ए डिस्पोजल, देयर इज ए डिस्पोजल। तो ये देख लें, खरीदने के साल में 50%, बेचने के साल में। एंड इफ यू कम इन क्वेश्चन 3, जो कल आपने घर में किया था 2-3 दफा, इफ यू कम इन क्वेश्चन 3 देयर इज ए डिस्पोजल, देयर इज ए डिस्पोजल। ले शौक पूरा कर लें। बट अब इधर शौक का पूरा करें तो ये शौक तो नहीं है कि पूरा हो जाए, बट इधर शौक पूरा कर लें। खरीदने के साल में 50% और बेचने के साल में। अच्छा जी, अब एक और स्यापा आएगा। स्यापा ये आएगा कि वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसको बेचोगे तो कल जब बिल्डिंग को बेचा था किसको छेड़ा था? WDV को चेंज किया था, और WDV को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। बाय द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस नॉट अलाउड। मुझे बताएं कि इसमें ये जो होता है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला गेन लॉस का, इसको ना असल में टैक्स वालों का गेन लॉस कहते हैं, टैक्स गेन लॉस, और इसको टैक्स वालों का डिडक्शन कहते हैं, और इसे टैक्स वालों की WDV कहते हैं। अच्छा, टैक्स वालों का गेन लॉस कैसे निकलता है? बोले, बताएं। कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की, बोले WDV, टैक्स वालों की WDV कहते हैं इसे। ओके, कंसिडरेशन में से WDV क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो टैक्स वालों का क्या निकल आता है? गेन लॉस। किस साल का? 2022 का। 21 में खरीदा और 22 में बेच दिया। अच्छा, अब मोहतरम इधर WDV के सामने कुछ लिख के उसमें कुछ ऐड नहीं करना, यानी जिसे कहते नहीं, आपने पकड़ा WDV को छेड़ा, ऐसे छेड़ते हैं ना हम लोग। इधर देख, WDV को इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ के ट्राई करना है आपने। कल किसको छेड़ा था? इसको। आज किसको छेड़ना है? कंसिडरेशन को। अच्छा जी, अब पकड़े नेक्स्ट WDV 2139,062, बस इसको एज इट इज लिख दें, इसमें कुछ नहीं करना। WDV को एज इट इज लिख दें, लेकिन लॉ मेकर कह रहा है आज कंसिडरेशन को छेड़ो। कंसिडरेशन को क्यों छेड़ना है, कैसे छेड़ना है, वो जरा देख लें। वेयर द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का लॉस कल बताऊंगा, इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख। जहां व्हीकल की कॉस्ट किस पे रोक दी गई? रोको 28 लाख थी ना, तो रोक के किस पे ले आए थे? 25 लाख पे। The consideration shall be calculated as A into B over where A is amount received on disposal of vehicle, B is restricted cost, and C is actual cost कितनी है? 28 लाख, और amount received on disposal कितनी है? 30 लाख। तो A into B over C, ये ना कहिएगा A टैक्स है, B टैक्सेबल इनकम है, C is lower ऑफ होंगी। A into B over C, G, where A is amount received on disposal, बताएं 30 लाख, B is 25 लाख, and C is actual cost। चलें जी, बता दें। 267857 असल में भाई सारे ऊपर अटेंटिव रहिएगा। हल्की सी कभी कभी बातों में ना लॉजिक भी होती है, लेकिन वैसे समझने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला काफी है। हल्की सी लॉजिक समझ लें, हल्की सी ऐसे ही, लेकिन फिर भूल भी जाइएगा। कॉस्ट कितनी थी? 28 लाख। 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन को क्या कर दिया था? 2 पॉइंट। अब जब कॉस्ट को आपने कम कर दिया था ना, तो कहते हैं बेचते हुए कंसिडरेशन को भी कम कर दो। खरीदते हुए किससे कम किया था? तो बेचते हुए कंसिडरेशन कितनी है?
30 लाख, इसे कम करके 26 लाख कर दिया था। इसे 30 लाख, कंसिडरेशन कितनी है 30 लाख, इसे कम करके कितना कर दिया 26 लाख। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ज्यादा लॉजिकल, पहली बात तो बड़ी अपीलिंग है, आसान सी बात है, खरीदते हुए किसे कम किया था, लेकिन कोई इसमें फटा नहीं हुआ था, 28 लाख की जगह 25 लाख ले दिया था, ये तो आसान सी बात है, ये थोड़ा सा जरा समझना पड़ा। और बेचते हुए किसको 30 लाख कंसिडरेशन थी, बेची बाजार में कितने की 30 लाख, लेकिन काम करते कितने की कर दी 26 लाख। असल में ये कंसिडरेशन कम करके टैक्स पेयर को फायदा दे रहा है। कंसिडरेशन कम हो जाएगी तो गेन अब कम आएगा, अब गेन कम आएगा। ओके, पहली बात, यानी आपने ज्वेलरी 10 रुपए की बेची, वो गई 8 रुपए की बेची, तो फिर तो आपको खुशी होगी कि कंसिडरेशन कम हो गई। अच्छा, ये कम कर क्यों रहे वो सुन लें। असल में लॉजिक ये है कि यहाँ जो WDV है ना, वो 25 लाख वाली गाड़ी की बिकी पड़ी है, ये WDV 25 लाख वाली गाड़ी की पड़ी है, लेकिन बाजार में आपने वही गाड़ी बेची है जो कि 28 लाख वाली थी। बाजार में तो गाड़ी लेके गए होंगे ना, बाजार वालों को तो क्या गाड़ी कितने की है, बाजार वालों को तो वही वाली गाड़ी बेची होगी। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर 30 लाख वाली गाड़ी 28 लाख की खरीदी थी, 28 लाख में खरीद के 30 लाख में बेच दी, तो बताओ 25 लाख वाली खरीदते तो कितने की बेचते। ये असल में वो कह रहा है, बोले 28 लाख वाली गाड़ी तुमने बाजार में कितने की बेची 30 लाख वाली। बताओ बताओ, अगर 25 लाख वाली होती तो बाजार में कितने की बेचते, क्योंकि तुम्हें तो 25 लाख वाली गाड़ी है तुम्हारी, तो तुम कितने की बेचते। वेयर लीव इट इनटू बी और सी, वेयर इज कंसिडरेशन। यार प्लीज हॉर्न लाया करें आप लोग, मैं आई स्टिल सी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं हॉर्न नहीं ला रहे। इज कंसिडरेशन, बी इज 25 लाख एंड सी इज ओके, डोंट टेक मोर देन 1 मिनट। मेहरबानी होगी नोट करना, क्योंकि घर जाके तो आपको वैसे ही भूल जाता है। ये मैं पता है आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल पढ़ाई के साथ जुल्म, इधर करना कैमरा देखें इधर। आप लोग घर जाते हैं, अच्छा ये एग्जाम टू टैक्सेबल वाला था, इसे अच्छा इसमें ऐसे कराया था, फिर अगला न्यूमेरिकल खोलते हैं, ओ अच्छा इनिशियल लॉस निकलवाया था, अच्छा जगह मिलाई 20 है, हाँ ठीक है चलो जी हो गया खत्म काम। मजा लेके न्यूमेरिकल हाथ से कर लें, फिर जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते, ये कैसे आया सर, ये फिगर कहाँ से आ रही है, तो हाथ में रनिंग में आई नहीं, तो ये फिगरें कहीं से आनी है ना। सिर्फ वो 4-5 लोग हाथ खड़ा करते हैं जिन्होंने ये वाले सारे सवाल जो छोटे छोटे मैंने 4-5 दिखाए हैं हाथ से जाके दोबारा किए थे, वो 4-5 लोग हाथ खड़ा करते हैं, ज्यादा हो गए 10-12 माशाल्लाह, बस इतनी लॉटी कर रही है सही तरह। ओके, ओ यार ये ना सीए ये ना समझिएगा कि घर आके वो आपको कुछ दे के चला जाएगा, टैक्स का पेपर पास हो गया आपका। सीए को अगर आए हैं तो फिर करे, वरना आना ही नहीं था। आ गए हैं तो फिर चैलेंज है, अब ठीक है 5-6 साल तक सारी एक्स्ट्रा करिकुलर बंद करनी पड़ेंगी आपको। इस चैप्टर में भी नए सेक्शन आने हैं और भी आगे चैप्टर्स में आने हैं, तो अब 1-2 दिनों में ना बुक्स में चेक करूंगा किस किस के पास स्टिल पुरानी है। ओके चलें जी, लेट्स मूव, इट्स ओवर नाउ, ये मेरी तरफ से ओवर है। भाई किसको छेड़ा था पहले, डब्ल्यू, और उसमें क्या ऐड कर दिया था, रिडक्शंस। यहाँ किसको छेड़ने, ए इंटू बी ओवर। वैसे तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको अलग अलग चीजें याद करनी पड़े। एंड पे ना समरी भी दी हुई है एक, पेज नंबर 193 पे, 193 पे, ये भी इंशाल्लाह कल याद कराइएगा, ये कर लेंगे पेज 193 पे। कल हमने पढ़ा था 22 का 9, कल क्या पढ़ा था, पेज 193, एनी एसेट, कोई भी एसेट, कोई भी, वेयर एन एसेट इज यूज्ड पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर, कल 22 का 9 पढ़ा था, द WDV ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ शैल बी बढ़ा बाय द अमाउंट ऑफ रिडक्शंस नॉट अलाउड। ये कल 22 का 9 पढ़ा था, किसको छेड़ा था, WDV को छेड़ा था, कंसिडरेशन को, WDV को। अच्छा जी आगे पढ़े, 22 के 13 का ए जो आज हम पढ़े हैं, ये किन गाड़ियों के लिए है, महंगी गाड़ियों के लिए, सस्ती गाड़ियों के लिए रूल नहीं है। महंगी से क्या मराद है, 25 लाख से ज्यादा। वेयर द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 25 लाख, जहां गाड़ी 28 लाख की थी लेकिन उसकी कॉस्ट को कहां रोक दिया था, तो द कंसिडरेशन। देखिए पहले किसको छेड़ा है, बोल्ड किया हुआ है मैंने, कल किसको छेड़ा था, आज किसको छेड़ा है, आगे वो इन टू बी ओवर सी। अभी दो एक्सेप्शंस ना हो रहे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब पता है क्या होता है, गेन तो पता है आपको कैसे निकलता है, कंसिडरेशन माइनस WDV।
गेन इस तरह निकलता है, लेकिन एक्सेप्शंस का मतलब होता है यहाँ थोड़े डिफरेंट तरीके से गेन निकालना पड़ेगा। अब दो एग्जांपल्स हमारी और रह गई हैं, ये दो डिफरेंट किस्म की चीजें, ये चार ना अजीब चीजें हैं, ये चारों की चारों अजीब अजीब सी चीजें हैं, अजीब डिफरेंट तरीके से गेन लॉस निकलवा रहा है। वरना जनरल रूल क्या है वैसे गेन लॉस निकालने का, कंसिडरेशन माइनस WDV, और कॉस्ट कहां से आ गई। और यार वो एक अजीब सी चीज इंटेंजिबल में भी पड़ी थी, एक अजीब सी चीज इंटेंजिबल में पड़ी थी, अब मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करा इस वक्त। तो आपको याद होगा 22 का 9 कहां से आ गया, ये कौन सा था, सेक्शन नंबर 24, और 24 के एंड के ऊपर था, सबसे आखिरी पॉइंट था 24 का 9 था, वो जो डब्बा बना हुआ था WDV कैसे निकलेगी, 24 का 9, तो ये 24 के 9 में पड़ा था इंटेंजिबल्स के लिए। बल्कि एग्जांपल नंबर बता दें इसकी कौन सी की थी, सबसे आखिरी वाली की थी, एग्जांपल 7, किस पेज पे, 142। क्लियर, ओके चलें जी वापस आ जाएं। अच्छा जी, आज हमें हार्ड टू क्रंच दो और बातें जो है वो इसी तरह एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। बातें बड़ी आसान होती हैं, आपके सामने की है कैलकुलेशन, कोई मसले वाली बात नहीं है। 25 लाख से ऊपर की गाड़ी अगर हो तो पहले तो आपने क्या करना है, कॉस्ट को क्या ले लेना है 25 लाख, और फिर उसके बाद जो है उसी के मुताबिक आपने डिप्रिशिएट करना है, और इन द एंड आपने क्या करना है, बेचने के साथ गेन लॉस कैसे निकालना है। अब कौन सा पॉइंट रह गया हमारा, पॉइंट बी। अच्छा बी तो आसान सा है, बी क्या है, कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। यार ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की कोई मिसाल याद हो, ब्रिज आ रहा था उसमें। अच्छा 14 करोड़ रुपए की आपको पड़ी, लैंड आपने खरीदी 10 करोड़ की, बिल्डिंग खरीदी 3 करोड़ की, और ब्रिज खरीदा 1 करोड़ का, तो टोटल कितना हो गया मुझे बता दें। डेप्रिशिएट किसे करेंगे, सिर्फ बिल्डिंग और ब्रिज को, ब्रिज पे भी बिल्डिंग वाला रेट ही लग जाता है, बिल्डिंग और ब्रिज को डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर, किसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, लैंड को। तो ये बात लिखी हुई है उसने, अब मैं नोट करने देता हूं सबर। द कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे टोटल कितनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, द कॉस्ट टोटल 14 है, द 14 शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड, द 14 शेल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लैंड। इसमें लैंड की कॉस्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचा 4, तो डेप्रिशिएट किसको करना है 4। चलें जी आगे, noted it down I think. Okay. ये बात हो चुकी हुई है लीज में। पॉइंट डी, यार ये लाइन तो एक ही है, लेकिन इसके समझने में हमारे 15-20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए जरा अटेंटिवली समझनी है। बात भी बड़ी आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन 4, मिस्टर हारिस हैज परचेज्ड अ बिल्डिंग, क्या बाय किया जी, बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4675, किसने बाय किया जी, यकम अक्टूबर 20। बताएं जी यकम जुलाई 20 के बाद खरीदे, यकम जुलाई 20 से पहले, तो खरीदने के साल में भी और बेचने के साल में भी, पेज 138 है। क्लियर, द बिल्डिंग इज अच्छा खरीदा किस साल है, नहीं ये साल हो यार 20 वालों, यार अब रहने दें और जाने दें, अब इन लोगों का कोई हल नहीं है, आप लोग छोड़ें, इन लोगों को छोड़ें। किस खरीदा किस साल है 2021, और बेचा 2022। डेप्रिसिएशन किस, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन किसके साल की निकालेंगे, 21 की भी 50% का फैक्टर लगा के, और एंड द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है, और बेचा कितने के 7 मिलियन का। ओवर जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। कॉस्ट बता दें जी, 4675,000। किधर है, किधर पड़ा है अबू, वो बड़ा गिलास, आप पानी पी ले बेटा। मेरी ऐनक किधर है अबू, वो मैंने ऊपर वाले कमरे में देखी थी। अच्छा जी, कॉस्ट 4675,000। डेट ऑफ परचेज यकम अक्टूबर 2020।
20। तो फिर सबसे पहले हम इनिशियल लॉस नहीं देना, यार इनिशियल लॉस नहीं देना, बिल्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट किस दिन खड़े होके, 30 जून 21 को खड़े होके जी। कॉस्ट 4675 इंटू 10% और खरीदने के साल में कितना फैक्टर, 50% का फैक्टर लगाना। बिल्डिंग के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। 233750 बीवी 4441250। ओके अच्छा जी, आगे क्या करें इसको, डेप्रिशिएट किस साल, 30 जून 22 के साल। 44412 इंटू 10% इंटू 50%। 22206 4219187. So there is nothing new in it. There is nothing new in it. Okay. What happened next? 2022 में क्या हुआ, ये बिल्डिंग हमने बेच दी। कितने की बेची, 7 मिलियन की। तो क्या निकालूं जी टैक्स वालों का, गेन या किन रूल्स के मुताबिक, टैक्स रूल्स के मुताबिक, गेन या लॉस। फॉर्मूला क्या होगा, कंसीडरेशन लेस बोले टैक्स वालों की WDV, कंसीडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। अच्छा जी, कितने की बेची, ये 7 मिलियन की बेची आपने। कंसीडरेशन 7 मिलियन, अच्छा कंसीडरेशन इज 7 मिलियन। अब हमने क्या निकालनी है, WDV। WDV जो है वो अवेलेबल है या निकालनी पड़ेगी, अवेलेबल है। कितनी WDV है जी, 4219187। बट दिस इज वेरी सिंपल सिनेरियो, इसको मुझे आपको फिर कराने की जरूरत नहीं थी अगर ये था तो। ये तो सिंपल तरीके से सब कुछ हुआ, इसमें तो कोई ऐसी समझाने वाली चीज नहीं थी, फिर ऐसे टाइम जाया हुआ। वैसे ये तो क्वेश्चन 2 जो कल किया था ये वही वाला है बिल्कुल। तो ये तो सादा तरीका है गेन लॉस निकालने का। कंसिडरेशन पकड़ो, उसमें से क्या माइनस कर दो, WDV माइनस कर दो। मोहतरम ऐसे नहीं करना, एक थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा है कार्स के लिए, अब ये एक नया रूल पढ़ाने लगा हूं, ये है बिल्डिंग्स के लिए। ये बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए क्या करना है आपने, बिल्डिंग जब बिके ना, पिछले सालों में भी बिकी थी, उनमें हमने क्यों नहीं किया था वो मैं फिर बताऊंगा बाद में। बिल्डिंग जब भी बिके ना तो आपने WDV को एक्सटेंड कर देना है। अब बढ़ाना का लफ्ज़ नहीं बोलना, आपने WDV के फॉर्मूले को, आपने BV के फॉर्मूले को क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। उधर क्या बोला था, कल कुछ और बोला था कि कोई भी एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, BV को बढ़ा देना है। आज कुछ और बोल रहा हूं, कोई भी बिल्डिंग बिके तो आपने BV के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देना है। BV का फॉर्मूला किसी को आता हो, हाथ दोगे। BV का फॉर्मूला नहीं आता यार, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BV, कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते नहीं होगा क्या, कॉस्ट बताएं, 4675000 4675000 accumulated depreciation। इसमें accumulated depreciation का मतलब है सारे सालों की डेप्रिसिएशन, सारे सालों की डेप्रिसिएशन, accumulated। तो accumulated depreciation कितनी है जी, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सॉरी टोटल accumulated, ये तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन अगर इसमें ये वाली डेप्रिसिएशन भी डाल दूं तो ये सारे सालों की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। लेकिन इसका एक और तरीका भी तो होता है, कॉस्ट में से BV माइनस कर दें। अगर जिंदगी में कभी कॉस्ट में से BV माइनस करो तो बाहर एक चीज आती है जिसको कहते हैं accumulated। लेकिन इन दोनों को जमा करके भी तो, इन दोनों को जमा करके भी तो accumulation लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट में से BV माइनस कर दें तो भी क्या आएगी, तो हम कॉस्ट में से BV माइनस करेंगे। कॉस्ट पकड़ें 4675000, इसमें से कॉस्ट में से BV माइनस करें तो सारे सालों के डेप्रिसिएशन का टोटल आ जाएगा। BV कितनी है, 4219187, कॉस्ट में से माइनस करें 4855813 455813। ओके, और ये 455813 क्या है, 455 क्या है, 233 और 222 जो आ रहा है इसका टोटल है। तो ये सारे सालों के डेप्रिसिएशन है। क्लियर। अब आपने क्या किया मोहतरम, कंसिडरेशन को छेड़ा है या WDV को छेड़ने लगे हैं। कल किसको छेड़ा था,
WDV को। आज सुबह सुबह किसको छेड़ा है? आप किसको छेड़ने लगे हैं? WDV को छेड़ने लगे हैं। क्लियर? ये जो जब बिल्डिंग बिकेगी ना, बिल्डिंग, आपको एक आवाज भी आया करेगी। दोबारा सुन लें, ये ऑनलाइन वालों को हद होगी यार, एक तो कितनी फिक्र है आपको उनकी। ठीक है जी। अब जब WDV को एक्सटेंड किया करेंगे ना, तो आपको एक आवाज आया करेगी। आपने किसको काट देना है? कॉस्ट को। बोलो खाचो खाचो खाचो। किसको काट देना है? कॉस्ट को काट देना। अच्छा, अब आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है सब कुछ। वो तो बात की बात है ना, उस पर तो मैं बहस ही नहीं करा। अभी मैं बहस इस पे कर रहा हूं कि करना क्या है। अब आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि कल, येस्टरडे कहते हैं, टुमारो कहते हैं आप लोग, येस्टरडे, कल क्लास में, मैं जो कल बता रहा हूं वो येस्टरडे वाला ही होगा। अच्छा, कल क्लास में आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कल क्लास के अंदर जो हमने बिल्डिंग बेची थी उसमें तो हमने ऐसा नहीं किया था। कल क्लास में हमने बिल्डिंग बेची थी और मैंने कहा ये रूल किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए। कल आप लोगों ने घर में जाके सवाल किया था, मुझे पता है, क्वेश्चन नंबर 2 किया था आप लोगों ने जाके घर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप घर में कर रहे थे तो वहां भी तो बिल्डिंग खरीदी थी, और बिल्डिंग, जब बिल्डिंग खरीदी थी और बिल्डिंग आपने बेची थी तो मोहतरम तब तो आपने WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था ये जरा सुन लें। कल जो है ना, मैं अब आपको क्या बताऊं, ये रूल सारी बिल्डिंग्स के लिए असल में नहीं है। ये रूल बताता हूं मैं कौन सी बिल्डिंग्स के लिए है। ये रूल ना जो आज नया पढ़ा रहा हूं, ये उन बिल्डिंग्स के लिए है जो कॉस्ट से महंगी बिके। मोहतरम ये कॉस्ट की बनिस्बत सस्ती बिकी थी। कॉस्ट की बनिस्बत, अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मुझे बताएं, कॉस्ट ये है और 2 लाख ये है, तो बताएं सस्ती बिकी या महंगी बिकी? इधर लिखें सस्ती बिकी। इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर आज वाले सवाल की तरफ आता हूं, क्वेश्चन 2। भाई बेची क्यों जा रहे हैं यार, पेज करते होते सस्ती बिकी लिख, यार आप दोगे यार, आई विल बीट यू लाइक एनीथिंग। पेज 137, कितने की खरीदी? 4 लाख। कितने की बेची? जब 2 लाख की बिकेगी तो आप क्या कहेंगे? मैंने 4,25,000 की खरीदी थी और मैंने 2 लाख की बेची, मैंने तो सस्ती बेची। आज देखिएगा, आंखें फाड़ के रखें, आज देखिएगा, देखते जाइएगा, मिस ना हो जाए, देखते जाइएगा, महंगी बेची। बोले महंगी बेची। अच्छा, आप बता दें, ये जो नया रूल आप पढ़ाने लगा हूं, ये किस बिल्डिंग के लिए लगा करेगा? जो महंगी बेची, कॉस्ट से महंगी। मैं WDV से महंगी नहीं कह रहा। यू आर सपोज टू कंपेयर विद कॉस्ट। ये इस तरह जरा लाइन लगा लें, यू आर सपोज टू कंपेयर विद कॉस्ट, यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर विद BV। हर जगह तो नहीं BV को बीच में ले आना। यू आर सपोज टू कंपेयर विद कॉस्ट। जहां मैं कहूंगा BV को वहां बीच में लाना है, वैसे नहीं लाना बीच में। और इधर आए क्वेश्चन नंबर 2, इधर भी सर्कल लगा के किस किस को कंपेयर करना है? कॉस्ट और कंसिडरेशन को। तो कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। कॉस्ट से भी सस्ती बिकी। आगे चलें, कॉस्ट कितनी है? 4,6। बिकी कितने की? 7 मिलियन की। कॉस्ट से महंगी बेची। क्लियर? ओके, चलें जी। करना क्या? नंबर 1, WDV वाले फॉर्मूले को, बोले कोई फूल झड़े, WDV वाले फॉर्मूले को और एक्सटेंड करके जो काम करना है वो लॉ से पढ़ लेते हैं। अब करना क्या? व्हाट वी आर सपोज टू डू, करना क्या? अच्छा यार, एक चीज साथ कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 134 पे आके, ये जो हमने पॉइंट कल पढ़ा था वो जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट वाला, तो ये 369, ये कौन सी एग्जांपल थी? एग्जांपल नंबर 3 थी। एग्जांपल 3 थी ना, ये एग्जांपल 3 थी। ये 369 जो पढ़ा है आज सुबह सुबह आते ही निहार मुंह। ओके, सैटरडे को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, जब हमारी नॉर्मल क्लास हो जाए 1 घंटे 5-10 मिनट की,
तो अगर हमारे पास टाइम आगे बचा 15, 20, 25 मिनट, तो हम उसमें ऐसा कर लेंगे कि इसके बिजनेस के चैप्टर के ना पास पेपर के थ्योरी के सवाल डिस्कस कर लेंगे। तो आपने जरा अटेंटिवली जो है ना शौक से क्लास लेनी है, आराम से लेट के ना थ्योरी के पास पेपर डिस्कस। बेशक 1 घंटा 10 मिनट के बाद आप लेट जाइएगा कंबल के अंदर और देखते रहिएगा थ्योरी के सवाल डिस्कस हो रहे होंगे। क्लियर? ओके, समझ गए होंगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में, और बाकी यार आपके ऊपर है, फिर फरवरी में चीजें जानी है, जारी बात है, अगर जितना लेट करेंगे वैसे ही जानी है, तो ज्यादा आगे ना जाएं, कुछ नहीं हो सकता और कोई हल नहीं है। अच्छा जी, अच्छा भाई मुझे ये बता दें भाई कि आपने कोई बिला वजह इस सेशन में उठा के ना 6-7 पेज सिलेबस में एडिशनल डाल दिए हैं। अब रिक्वेस्ट भी की थी उसको कुछ करे, लेकिन वो कहते नहीं है अगली दफा इंशाल्लाह कुछ कर देंगे, इस दफा पॉसिबल नहीं है। 6-7 पेज पिछली दफा सिलेबस की निस्बत ऐड हो गए इस दफा। ओके, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और रॉयल्टी मैंने छुड़वाया हुआ है, वो सारा करवाना है। तो टैक्स क्रेडिट्स में एक सफा छुड़वाया हुआ है, तो सारी चीजें इसने उठा के डाल दी हैं सिलेबस में। सिलेबस बढ़ गया हुआ है। अच्छा भाई, तो हम ये बात कर रहे थे, तो ये वाला साथ साथ याद करते रहे, आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलना किसी चीज का, फ्रैंकली बता रहा हूँ। हाँ, अब आप और वैसे भी आप देख लें 2-3 महीने पीछे रह गए हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तो वैसे ही आप काउंट ना करें, फरवरी आपने रिवीजन के लिए लिखा होता है, दिसंबर जनवरी 2 महीने रह गए और ये भी पता नहीं चलना कैसे गुजरने हैं। तो अभी से समझने का लाइक आपका पेपर है, वरना चीजें काबू नहीं आती, और वो ऐसे बैठे नहीं हुए वेले के सबको डिग्रियां देते फिर। अच्छा मोहतरम, आप मुझे ये बता दें कि कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन कॉस्ट, और ये जो नया रूल आपको पढ़ाने लगाऊं, ये आप पता नहीं क्यों कहते हैं, कुछ लोग छोटे कद के होते हैं लेकिन जितने जमीन के ऊपर होते हैं उतनी जमीन के अंदर भी होते हैं, और वो बात करें तो बंदे को हिला के रख देते हैं। इसी तरह ये पॉइंट डी है छोटा सा, लेकिन जो पूरा जोड़ के रख। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी है? 7 मिलियन। हाँ 7 मिलियन अभी देख के आए हैं। इफ द 7 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद बिल्डिंग ही है ना इधर, और क्या है? लैंड तो नहीं है। लैंड के बेचने के ऊपर तो फिर कभी आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर लगता है। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख लें, बिल्डिंग एक्सीड द 4675000 वेयर 7 मिलियन, ये पॉइंट डी है ना, पेज 135 पे है, तो इसे टेंटिव रखने कहां से गए थे, कहां फिर कहां वापस आए हैं। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग एक्सीड the consideration shall be treated as the consideration shall be treated as the consideration shall be treated as cost। कंसिडरेशन को कॉस्ट समझो, कंसिडरेशन को बदलना नहीं है। कुछ लोग इस लाइन की इंग्लिश पढ़ के ना किसी और तरफ चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं जो पूरे पाकिस्तान में इसकी इंटरप्रिटेशन चल रही है वो आपको पढ़ा रहा हूं, और जाके अभी ले रहे। द कंसिडरेशन 7 मिलियन जहन में ले आए, द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, द कंसिडरेशन shall be treated as cost। तो हमने कहा ये है ना, कहते हैं the 7 million shall be treated as cost। हमने कहा नहीं कॉस्ट ये है, कहते हैं नहीं the 7 million shall be treated as, ऊपर देख लें जाके जगह the 7 million the shall be treated as, हालांकि कॉस्ट कितनी है, तो WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है, कॉस्ट को काटना है और काट के यहां क्या लिख देनी है 7 मिलियन। ओके, अब ये काम आप पेपर में बेशक काट के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप काट के बेशक ना कीजिएगा, इधर लिख के 7 मिलियन दीजिएगा, लेकिन इधर कॉस्ट वही लेनी है, क्योंकि अकाउंट रिडक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है। अकाउंट रिडक्शन होता है 2 सालों की डेप्रिसिएशन या 3 सालों की या 4 सालों की, जितने साल से एसेट बाय किया हुआ। क्लियर? अच्छा, अब अगली बात, इन द एंड जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे ना फाइनल, तो फिर आपको इसकी रीजन समझ आएगी ये हो क्यों रहा है। माइनस करें जी इसको, 65444187 65444187। क्लियर? अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बता दें व्हाट इज गेन लॉस। 455813। अब मोहतरम थोड़ी सी लॉजिक ऐसे ही सुन लें, लॉजिक सुनने की जरूरत वैसे है कोई नहीं। ये काम ना सारे कामों में मेरी नजर में सबसे ज्यादा आसान काम था। आसान काम क्यों था? WDV वहां से नहीं उठानी, बल्कि WDV के फॉर्मूले को क्या कर देना है, फैला देना है। फैला के कॉस्ट लिखने को दिल चाह रहा है थोड़ी देर के लिए लिख लें वो वाली। अकम्युलेशन का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट माइनस WDV, ये आ जाएगी कम्युलेटेड एक्सेशन। छोटा सा काम करना है, छोटी सी आवाज आया करेगी आपको त्री, और आपने किसको काट दिया करना है, बोलो खाचो, बोलो खाचो खाचो। तो ये काटो काटो वाला लफ्ज़ भी आप याद कर सकते हैं, खाटो। तो यहां आपने काट देना है, यहां काट के क्या लिख देनी है 7 मिलियन। असल में शायद लॉ मेकर चाह ये रहा है कि महंगी बिल्डिंग्स बेचने, इस पूरे फॉर्मूला बनाने के, फॉर्मूला बड़ा अजीब सा बन गया है कि ये कोई तुक नहीं बन रही। अच्छा ये नहीं कर देना कि 7 मिलियन यहां से लिख के दोबारा डेफिनेशंस निकालने बैठ जाए, डेफिनेशंस जो निकल चुकी हैं वो सही है, उनका कोई मसला नहीं है। इस सारे के पीछे शायद उसका ऑब्जेक्टिव ये था लॉ मेकर का कि वो ना महंगी बिल्डिंग बेचने पे आपसे कुछ ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहता, महंगी बिल्डिंग बेचने पे आपसे ज्यादा टैक्स लेना चाहता। क्यों? असल में ना अगर आप 7 मिलियन में से ये 4.2 माइनस करते
तो 7 माइनस 4 को 3 आ जाना था। तो अब 3 क्या, अब तो 3 से भी कहीं कम हो रहा है, समझ रहे होंगे आप बात को। 70 लाख में से अगर आप 42 लाख माइनस करते तो कितना आता, तकरीबन 28 लाख आता। लेकिन अभी आप 70 लाख में से 65 लाख माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 70 लाख में से 65 लाख से 4 लाख के करीब जवाब आ रहा है, बड़ा कम जवाब आ रहा है। और ये जवाब इस बिल्डिंग के केस में जो आज हमने पढ़ी है, हमेशा इसके बराबर आया करेगा, हमेशा इसके बराबर आया करेगा। अब आपने लेकिन पेपर में ये नहीं करना कि ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन के बराबर जवाब है सर जी, घेर निकालने की जरूरत नहीं, ये कर रहे हैं। शो करना है एग्जामिनर को, कैलकुलेशन शो करनी है, ये हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। मैथमेटिकली ये बात साबित है कि इधर 7 मिलियन लिख दिया, उधर भी 7 लिख दिया, देखो ना, इधर भी 7 लिखा, इधर भी 7 लिखा, ये 7 7 कट गए, पीछे क्या बचा 455,813। चलो मैथमेटिकली छोड़ो, असल में लॉ मेकर चाहता ये था कि जितना आपने डेप्रिसिएशन के खर्चे के नाम से डाला ना 2 सालों में, बस उतना ही इनकम में डाल दो। अब एक तरह का समझें टैक्स के एतबार से खर्चा रिकॉर्ड हुआ, एग्जैक्ट जितना खर्चा रिकॉर्ड हुआ, बदले में उसने कहा इतना इनकम में डाल दो, इससे ज्यादा इनकम में ना डालो। छोड़ो परे यार, रिलैक्स करो। एक तरह का ना वो बिल्डिंग पे गेन एग्जेम्प्ट कर रहा है, काफी हद तक गेन माफ कर रहा है, छोड़े परे, हमें क्या इस चक्कर में पढ़ना। आई टेक माई वर्ड्स बैक, पिछले 1-1.5 मिनट के वर्ड्स में वापस लेता हूं, तो ये अगली क्लासों के लिए जेब में रख लिए। और अब सादा सी बात दोबारा सुन लें, जब भी बिल्डिंग बिका करेगी तो कान खोल लेने हैं, बिल्डिंग बिक रही है, क्या बिक रही है। सवाल शुरू करने से पहले एक काम करना है, सवाल शुरू करने से पहले एक काम करना है, कॉस्ट देखनी है, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि डब्ल्यूडीवी को तो कहीं नहीं लेके जाना फिलहाल। कॉस्ट और कंसिडरेशन को कंपेयर करना है। कंसिडरेशन क्या है, सस्ती, अल्लाह का शुक्र है क्वेश्चन 3 में भी यही था, कॉस्ट थी 425, कंसिडरेशन थी 2 लाख, इधर भी सस्ती बिक रही थी। तो कल भी क्वेश्चन 2-3 में बिल्डिंग बिकी थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं कोई फड्डा किया था। और आज कंसिडरेशन को किससे कंपेयर करना है, कॉस्ट से, और कंसिडरेशन ज्यादा महंगी आ रही है, तो इसलिए आज जरा अजीब सा काम करना है। अजीब सा काम क्या करना है वो इधर देख लें, यहां तक कुछ अजीब नहीं करना, ऐसा ही है डब्ल्यूडीवी निकालने तक। और जब गेन लॉस निकाल लें, इधर लिखा करें ना गेन लॉस, और जब क्या निकाल लें गेन लॉस, पेज 138 गेन लॉस, तो फिर अजीब सा काम करना है। अजीब से काम में क्या करना था, कॉस्ट थी कितनी, इसको क्या करना है, शायद 7 मिलियन के सामने लिख लें, दिल चाह रहा था कितनी लिखें कॉस्ट 4675, लेकिन इसको काट के तो ये कौन सा हमारा सिनेरियो बन गया, तीसरा एक्सेलेंट, जिसमें महंगी बिल्डिंग बिके। तो ये यार कौन सा पेज बनेगा, समरीज वाला 190, हाँ अभी हमने 22 के 13 का डी पढ़ा है, क्या पढ़ा जी, 22 के 13 का डी पढ़ा है, बिल्डिंग, लेकिन सिर्फ कौन सी बिल्डिंग, गाड़ियां सारी थी नहीं 25 लाख से महंगी वाली, इधर बिल्डिंग कौन सी, जहां कंसिडरेशन कॉस्ट से, इफ कंसिडरेशन इज एक्सीड द कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड एज हिंट, एक्सटेंड द बीवी, एक्सटेंड बीवी ऑन एक्सटेंड डब्ल्यूडीवी फॉर्मूला, एक्सटेंड डब्ल्यूडीवी फॉर्मूला, डब्ल्यूडीवी के फॉर्मूले को बढ़ा दें। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला बढ़ा हुआ क्या होता है, कॉस्ट माइनस अकाउंट रिडक्शन, और इन द एंड फिर कॉस्ट को काट के यहां क्या लिख दें, कंसिडरेशन। हाँ जी भाई पूछ रहे हैं कैपिटल गेन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कोई लैंड बिल्डिंग घर बिकता है, तो वो तो उस चैप्टर में पढ़ा था। तो मोहतरम ये बिजनेस वाली बिल्डिंग बिक रही है, वो तो अपना जाती घर बेच रहे थे ना, ये फर्क मैंने वैसे बताना था आने वाले दिनों में। ये बिल्कुल आगे करना है, थोड़े दिनों में इसका एक सवाल आएगा आगे। अच्छा सेक्शन 23 में आ जाए। अच्छा यार अब एक चीज रहेगी, मैंने आपको बताया ना सेक्शन 21, 22, 23, 24 सिलेबस में है, ऑब्वियसली इसमें अब पॉइंट 14 हमारा रह गया, ये हम नहीं कर सके, तो ये इंशाल्लाह मैं कल कराऊंगा, तो ये फिर ऑब्वियसली टेस्ट में भी नहीं आएगा, पेज 135 पे पॉइंट 14। तो सेक्शन 23 पढ़ लें, 1-2 मिनट लगेंगे। सेक्शन 23 इनिशियल अलाउंस, पता है ना सारा इनिशियल अलाउंस के बारे में। पहले 4 एसेट्स के नाम बता दें, 4 एसेट्स के नाम बता दें जिन पे इनिशियल अलाउंस नहीं देना, व्हीकल, फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट जो कहाँ से खरीदा है, पाकिस्तान से, और चौथा बिल्डिंग। ये 4 एसेट्स क्या हैं जिन पे इनिशियल अलाउंस, बाकियों पे इनिशियल अलाउंस देना है। और इनिशियल अलाउंस का रेट कल आपको बताया था कितने परसेंट है। इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट का क्या मतलब होता है, एलिजिबल फॉर व्हाट, जैसे कुछ स्टूडेंट हो गए एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, इसमें मैट्रिक में बड़े ज्यादा नंबर लिए थे, जितने नंबर थे उनसे भी एक ज्यादा ले लिया था, तो ही इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट।
ये एलिजिबल से क्या मुराद है? वो डेप्रिशिएबल एसेट्स जो एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस के लिए, और उसमें न्यू प्लांट ही था, मैंने आपको बताया था। इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट मींस अ डेप्रिशिएबल एसेट अदर देन, ओ तेरी है, हम तो समझ रहे थे यहां एलिजिबल वाले बताएगा, लेकिन आपको पता है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी इसी तरह चली थी कि ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, तो यहां भी क्या बताने लगे, ये एलिजिबल नंबर 1 व्हीकल ना, व्हीकल बस चलें यार। ये इंशाल्लाह ना, ये अप्लाइंग फॉर हायर बार बार लफ्ज आ रहा है, इसको ना इंशाल्लाह कल ही समझेंगे, भी छोड़े पर ऐसे ही, ये बार बार लफ्ज आ रहा है, ऊपर भी मैंने छुड़वाया ये लफ्ज। व्हीकल नंबर 1। नंबर 2 फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर ये जो जिसमें मैं बैठा हूं कुर्सी पे, फिटिंग मीन व्हाइट बोर्ड, फिट हो गया है ना, अलग करना जरा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अलग फिर भी। फर्नीचर एंड फिटिंग। प्लांट और मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन, इसको कौन सा प्लांट कहेंगे, सेकंड हैंड या न्यू? सेकंड हैंड। यार यहाँ ना पॉइंट नंबर ई ऐड कर लें, बिल्डिंग। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि लॉ में ना इस वक्त एरर है। पॉइंट नंबर डी पढ़ा देता हूँ, वो आपको पता है, डी पढ़ाऊंगा आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है। पॉइंट नंबर ई क्या ऐड कर लें, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए ऐड करें, थ्योरी के सवाल में ना लिख के आइएगा, थ्योरी का सवाल आ गया। लोग समझते हैं लॉ में एरर है, और बात भी सही है कि लॉ मेकर ना यहाँ बिल्डिंग लिखना भूल गया। तो लोगों से किसी ने पूछा, यार आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, इतना बड़ा दावा करने वाले, लॉ बनाने में एरर है, एबीआर वाले लॉ गलत बना रहे हैं, लॉ बनाने में एरर है। लोगों ने कहा इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इनिशियल अलाउंस का रेट सिर्फ प्लांट का दिया हुआ है। अगर इनिशियल अलाउंस का रेट बिल्डिंग का दिया होता तो फिर हम मानते कि बिल्डिंग को भी इनिशियल अलाउंस लेना है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना, इनिशियल अलाउंस का रेट प्लांट का अवेलेबल है, इस बात का मतलब लोग ये लेते हैं कि बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन लॉ बेचारा ऊपर का लिखना भूल गया, बल्कि इसकी भी हिस्ट्री है जिसकी लॉजिक काफी ज्यादा है। हिस्ट्री ये है कि 3 साल पहले तक बिल्डिंग का इनिशियल अलाउंस का रेट दिया होता था, 3 साल पहले उसने बिल्डिंग का इनिशियल अलाउंस का रेट लॉ से निकाल दिया, लेकिन फिर यहाँ बिल्डिंग डालना भूल गया। तो ये डेफिनेशन में थोड़ा सा मसला है। बहरहाल आप लोग छोड़ें, मुझे 4 चीजें बताएं जिन पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलना। व्हीकल, फर्नीचर, सेकंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान, न्यू प्लांट की इंशाल्लाह बात करूंगा कल, पाकिस्तान से लिया या बाहर के मुल्क की भी बात करूंगा कल, और चौथी चीज बिल्डिंग। क्लियर? यार ये बात बता दें अगर किसी को पता है तो, फिर मैं बात खत्म करूं। ये बात आप बता दें। प्लांट और मशीनरी फॉर विच फुल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। यार ये इन रेयर सर्कमस्टांस होगा, ये इन रेयर सर्कमस्टांस होगा। कॉपी पेस्ट, भाई फरमा रहे हैं कंट्रोल वी दबा दें। ओके, अच्छा जी, तो इफ यू बाय अ स्पेसिफिक एसेट, इफ यू बाय अ स्पेसिफिक एसेट, टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू, अगर कभी टैक्स वाले ऐसा कह दें, कहते कुते वैसे कोई नहीं, लेकिन अगर कभी टैक्स वाले ऐसा कह दें तो फिर उस एसेट को पहले साल ही खर्चे में ले जाने, या इनिशियल अलाउंस वगैरह निकालने और फिर डिप्रिसिएशन वगैरह निकालने, फिर पहले साल ही खर्चे में ले जाए, फिर उसका इनिशियल अलाउंस वगैरह निकालने की जरूरत। इनिशियल अलाउंस तो 25% कहते हैं ना रेट लगाओ, हम तो पहले साल 100% ही डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने लगे एक तरह की। तो ऐसा प्लांट जिसकी पूरी कॉस्ट पहले साल ही किसमें डाल दें, खर्चे में, इस प्लांट को इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जी पूछ लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन है ना, लॉ मेकर खुद कह दे तो फिर आप कौन होते हैं रोकने वाले। अगर अब्बू आपको मना करते हैं बेटा रसगुल्ला ना खाओ, और शाम को बुला के बेटा ये एक खा लो मेरी तरफ से, ठीक है अब्बू, अब्बू आपने तो कहा था नहीं खाना। अच्छा जी, तो ये नोट कर लें। इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स वाले कह सकते हैं इफ यू बाय अ स्पेसिफिक एसेट टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू एक्सपेंसेस। यू आर देखिंग, अदर पीपल आर नोटिंग, कर लो। कैब वाले भाई से पूछें, ये नोट करें, देख रहे हैं, जबरदस्त, छिक के रखें। अच्छा ये साथ साथ नोट ना किया करें, जब मैं समझा रहा हूं ना तो समझा करें। ओके आगे चले, कि नहीं यार हंसते खेलते रहा करें। पॉइंट 1, हद होगी यार, ये तो इतनी दफा नोट किया हुआ है, तीसरी दफा नोट कराया जा रहा है। हाँ करें अब नोट करें जी, आगे पढ़ें जी। इफ अ पर्सन प्लेसेस एंड, प्लेसेस मींस ला के रखा फैक्ट्री में, इफ अ पर्सन प्लेसेस एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इनटू सर्विस इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, यानी नया लेके आया, न्यू लेके आया इन अ ईयर, अ डिडक्शन विल बी अलाउड। आज के बाद इस डिडक्शन का नाम क्या होगा, डेप्रिसिएशन नहीं, एट द रेट ऑफ फॉर प्लांट एंड, और ये इनिशियल अलाउंस का रेट किस पे लगता है, एसेट की
कॉस्ट पे लगता है। द एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अच्छा इनिशियल अलाउंस में उसने कुछ लिखा हुआ है कि 50% का फैक्टर लगाएं या 6/12 का फैक्टर लगाएं या डेट ऑफ परचेज देखें? इसलिए कल हमने क्या किया था, कल हमने जो सवाल किया था तो इनिशियल अलाउंस का रेट कॉस्ट पे बस 25% लगा दिया था। हाँ वो डेप्रिसिएशन में 50% का फैक्टर लगता है, इनिशियल अलाउंस में 50% का फैक्टर नहीं लगता। हो चलें जी आगे। अच्छा ये 2 लाइनें हैं, ये समझाने में टाइम लगेगा, ये मैं बाद में समझाता हूँ। सेक्शन 76 शैल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलती है, आने वाले दिनों में कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे। और इंटेंजिबल्स ने भी एक बात पढ़ी थी, कंसिडरेशन कैसे निकलती है, सेक्शन 77, तो वो सेक्शन अभी आने हैं। ये बात आप पढ़ लें, ये बात बड़ी आसान सी है। इनिशियल अलाउंस रिडक्शन विल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ, इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा लेटर ऑफ करके। क्या लेटर ऑफ करके, अच्छा जी एक प्लांट है, उसकी ट्रायल प्रोडक्शन 2022 में शुरू हुई और कमर्शियल प्रोडक्शन 2023 में हुई। ट्रायल प्रोडक्शन कब शुरू हुई, 2022 में, और कमर्शियल प्रोडक्शन 2023 में। अब आप मुझे ये बता दें कि जो प्लांट है जिसकी ट्रायल प्रोडक्शन 22 में शुरू हुई और कमर्शियल प्रोडक्शन 23 में शुरू हुई, ट्रायल और कमर्शियल में फर्क क्या है। ट्रायल का क्या मतलब है, टेस्ट रन करना, सैंपल वगैरह बना के देखना, ठीक है। आप कभी कभी साथ वाले को भी सैंपल कह देते हैं ना, क्या करें, तो सैंपल बना के देखना, ये कौन सी प्रोडक्शन होती है, ट्रायल। और जब सैंपल सही बनने लग जाए तो फिर आप क्या सोचते हैं, अब मैं कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब है अब जो चीजें बन रही हैं वो बाजार में बिकेंगी या वो भी टेस्ट होंगी, बाजार में बिकेंगी। क्लियर। अब सवाल ये है इन दोनों में से लेटर इवेंट कौन सा है, तो मोहतरम फिर किस साल से इनिशियल अलाउंस मिलेगा, जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो। अभी मैं पढ़ाता हूं आपको लॉ की प्रोविजन, वहां लिखा हुआ है इन दोनों में से जो काम बाद में हो तब इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करना शुरू करो। तो किस साल से इनिशियल अलाउंस मिलेगा, इनिशियल अलाउंस 22 में नहीं मिलेगा क्योंकि 22 में सैंपल बन रहे थे। नोटेड। ऑब्वियसली हमेशा ही कमर्शियल प्रोडक्शन बाद में हुआ करेगी, बिल्कुल सही बात की आपने। तो कई दफा लॉ मेकर बीबी तो करता है, बड़ी बात बताई वाला काम भी तो करता है। डन डना डन। ओके चलें जी पढ़ें, साथ वाले को मत वजह करते हैं हजरत वाला आप भी। द इनिशियल अलाउंस रिडक्शन विल बी अलाउड विद इन द, वैसे कभी कभी बड़ा दुख होता है सिर्फ 8-10 लाइनें याद करने के लिए होते हैं। द इनिशियल अलाउंस रिडक्शन विल बी अलाउड विद इन द फर्स्ट टाइम एसेट इज, अच्छा फर्स्ट टाइम का मतलब है ट्रायल प्रोडक्शन। जब ट्रायल प्रोडक्शन हुई, कौन सा साल है 2000, और द टैक्स ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन इज, वो साल कौन सा है 23। इनमें से लेटर कौन सा है 23। ऑब्वियसली हमेशा क्या लेट हुआ करेगी। वैसे कुछ लोगों की ये राय है कि इतनी लंबी लाइन लिखने के बजाय आसान लैंग्वेज अगर वो यूज कर देता कि तब से आप जो है वो इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करो जब से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है, तो भी बात काफी थी। क्योंकि लॉजिकली हमेशा ट्रायल प्रोडक्शन पहले होगी और कमर्शियल प्रोडक्शन बाद में होगी। सैंपल बेस पे पहले घर में खाना बना के देखते हैं, फिर अगले दिन मेहमान आते हैं तो फिर दोबारा खाना बनाते हैं। अच्छा अगर कोई नई चीज बनानी हो, ओके। तो इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड विद इन द लेटर ऑफ द ट्रायल प्रोडक्शन और दी विच एवर इज लेटर। तो मतलब ये थी डेप्रिसिएशन। FR1 में तो शायद आपको 20-22 दिन लग जाते हैं डेप्रिसिएशन में, इधर माशाल्लाह हमारे 2 दिन लगे हैं। तो ये थी डेप्रिसिएशन, लेकिन हिलाल पे रख दिया इसने, अंदर से ना हिलाल पे रख दिया। और ये सवाल आप नहीं करेंगे ना तो आपने फारग हो जाना है, तो इसलिए प्लीज अपने आप को फारिग होने से बचाएं। तो एक मिनट की क्या चेती है, पेज नंबर 138। अच्छा यार ये देखें, अगर ये हारिस कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 4, अगर ये हारिस बिल्डिंग 2 मिलियन की बेच देता तो फिर तो सस्ती बेचता, क्लियर। अच्छा अब आपने होमवर्क में करना है यही वाला क्वेश्चन 5 और इसके बाद आपने करना है क्वेश्चन 13 और 14, बस 3 कर ले। नहीं 14 कहां से आ गया, 14 गड़बड़ है। 5, 12 और 13, 5, 12, 13 और 11, 5, 12, 13 और 11, ठीक है जी ओवर।